कर्नाटक में मौका तो था ही उनके पास, कोई विकास नहीं किया। 40% की सरकार चलाई। अब उस सरकार जब जाने की बारी आ रही, जैसा लोग बता रहे हैं, मेरा ये आकलन नहीं है, ये तमाम सर्वे और तमाम चीजें जो बताई जा रही हैं, तब वो कह रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं और बजरंग बली की बात कर रहे हैं। हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ल जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं, सतीश के सिंह जी हैं, प्रदीप श्रीवास्तव हैं। शुरुआत में सुनील जी आपसे करना चाहूंगा। ये जो बजरंग बली है, एक्चुअली एक तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, बजरंग बली और बजरंग दल। ऐसा लग रहा है कि बजरंग बली को किसी इन लोगों ने बनाया है। बजरंग बली अलग है, हनुमान जी तो बहुत पुराने हम लोग के आराध्य देवताओं में से हैं। लेकिन बजरंग दल को लेकर के रिएक्शन हो रहा है और उन दोनों का घालमेल भी किया जा रहा है। क्यों मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी बजरंग बली का नाम आखिर क्यों ले रहे हैं हर सभा में? क्या है दक्षिण के भीतर इसका? धन्यवाद अमरीश जी। ये कर्नाटक चुनाव के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने पोलराइजेशन की राजनीति को गति देना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो मुद्दे स्थानीय स्तर पे उठे उन मुद्दों का कोई जवाब सत्तारूढ़ दल के पास है नहीं। और आप ये देखिए ना कि जो मुद्दे उठे हैं, इसलिए जवाब नहीं है कि जो मुद्दे उठे हैं वो राजनीतिक दलों ने नहीं उठाए हैं। अगर 40% की बात कही गई सरकार के ऊपर, तो किसी राजनीतिक दल ने शुरुआत नहीं की इसकी। इसको वहां के कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने इस मुद्दे को उठाया। वहां अगर भ्रष्टाचार के और गंभीर आरोप लगे तो किसी राजनीतिक दल का आरोप नहीं लगा। वो जो अनएडेड स्कूल्स का जो एसोसिएशन है उसने आरोप लगाया। अगर वहां के जो मठ हैं, अगर वो भी ये कहने लगे कि हमको भी अपना काम कराने के लिए पैसा देना पड़ा, गोया कि भ्रष्टाचार की शुरुआत राजनीतिक दलों ने नहीं की। शुरुआत आरोप लगाने का काम समाज के अंदर से शुरू हुआ और राजनीतिक दलों ने इसको बढ़ाना, इसको हवा देनी शुरू की, इसको बल देना शुरू किया। और चूंकि यह समाज के भीतर से चूंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, तो यह पूरा का पूरा आरोप जड़ पकड़ने लगा और जनता के बीच ये पहुंचा। अब जो मैंने जिससे बात की, जो कहता है कि नहीं भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार खूब रहा, भ्रष्टाचार से बचने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। कुछ लोग ये जरूर कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन तो बिना कमीशन कहीं काम ही नहीं करता किसी राज्य में। क्या सरकार के अन्य कामकाज में भी भ्रष्टाचार की स्थिति है? तो लोग कहते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना आप, अगर उसके जवाब में लोग ये जो स्कूलों का एसोसिएशन है उसको सामने लाते हैं कि उनको अपना रिन्यूअल कराने के लिए, उनको मान्यता लेने के लिए, अपने यहाँ के विद्यार्थियों के कामकाज के लिए तमाम बिना पैसे कोई काम नहीं होता था उस समय। वो खुल करके सामने आ गए। फिर जो पैसे की बरामदगी हुई वो सामने आ गया। गोया कि यह बात समाज के अंदर से उठा, इसका कोई जवाब ये सरकार दे नहीं पाई। अब सवाल ये पैदा हुआ कि अगर आप विकास की बात करेंगे तो पिछले ये जो ये भ्रष्टाचार है उसने विकास को बुरी तरह से प्रभावित किया। आप एक आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए कि पिछले सरकार में, माने बुमई सरकार में, जो विभिन्न परियोजनाएं थी, चाहे सड़क बनने की परियोजना हो, चाहे छत बनाने की परियोजना हो, चाहे नल लगाने की परियोजना हो, चाहे नाली बनाने की, कोई किसी छोटी बड़ी परियोजनाओं को आप देखिए तो आप पाएंगे कि सब के सब लेट है। अधिकांश स्थिति है कि वो पूरी नहीं हुई और उनकी लागत बढ़ती चली गई। तो यह भ्रष्टाचार का तत्काल असर पड़ा वहां पर। तो विकास की बात आप किस बिना पे आप कर पाएंगे? दूसरी चीज कि अगर आप जो वहां के लोगों ने मुद्दे उठाए महंगाई के और बेरोजगारी के, उस पर भी कोई आप बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो अब बीजेपी के सत्तारूढ़ दल के पास सिवाय इसके कि अपनी पोलराइजेशन की राजनीति को हवा दें, कोई विकल्प उनके पास बचा नहीं। और इन्होंने दिखाया भी। अगर आप सोचिए कि कर्नाटक जैसे राज्य में अगर आप एनआरसी की बात करते हैं तो इसका क्या औचित्य है? क्या कर्नाटक कोई सीमावर्ती राज्य है जहां पे घुसपैठ होने की आशंका है, जहां शरणार्थी बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से आ रहे हैं, जिनकी पहचान होनी आवश्यक है? वो स्थिति तो बनती नहीं। तो एनआरसी जब अन्य जगहों पे आप लागू नहीं पाए तो आपने वहां उसको हवा देना शुरू किया। सीए को आपने हवा देनी शुरू कर दी। वो सब के सब ऐसी चीजें थी जिससे पोलराइजेशन की राजनीति को बढ़ावा मिलता। अब बजरंग दल की बात आई, हालांकि बिल्कुल सही है, मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि कांग्रेस को इस बात को, इसको तूल देने की, उल्लेख ही करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बजरंग दल की कोई वहां ताकत नहीं है। जिसकी ताकत उसकी बात नहीं करते आप। जो आज बीजेपी के खिलाफ खड़ी है श्री राम सेना का एक बड़ा जबरदस्त तटवर्ती इलाकों में असर है
और जो इस समय वो बीजेपी के खिलाफ हो गई है, उसके ऊपर इन्होंने कोई बात नहीं की और उसको लेकर लोगों में नाराजगी भी रहती है। लेकिन बजरंग दल का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है वहां कर्नाटक में, इसको लेकर के आप इसका आपने अपने घोषणा पत्र में उल्लेख किया, न उल्लेख करते तभी बात बन सकती थी। लेकिन अब एक मौका बीजेपी को मिल गया, लेकिन जो राज्य के स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों के सामने ये बात चलती नहीं है। ज्यादा उस इलाके के अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको लेकर के यह बात दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। अब यह तो हनुमान जी की बात तो भारतीय जनता पार्टी का हर नेता कहता है कि उत्तर में भगवान राम और दक्षिण में हनुमान जी दोनों मिलकर के इस देश को चलाएंगे और यह मिलन स्थली बनेगी कर्नाटक। लेकिन अब हो नहीं रहा, इसलिए मुझे लगता है कि अपने पास विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों या समाज के द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब न दे सकने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वह बार बार इनको उठा रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से इसमें निर्वाचन आयोग जैसे संस्थाओं की भूमिका पर जरूर सवाल पैदा होता है कि धार्मिक नामों, धार्मिक गतिविधियों, धार्मिक नारों के नाम पर अगर चुनाव प्रचार करने की अगर कोई राजनीतिक दल कोशिश करता है, जिसकी मनाही है निर्वाचन आयोग के द्वारा और उसको जानने और रोकने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, उसकी चुप्पी ये सवाल पैदा करती है। जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। उत्तर में राम और दक्षिण में हनुमान और कृष्ण और शंकर पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। हालांकि कृष्ण पूजे जाते हैं, बहुत